नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से। अजय भट्ट जी जोशीमठ की हालत देकर लौटे हैं। क्या आकलन है उनका और जोशीमठ को कितना नुकसान पहुंचा है और उसके पीछे क्या वजह है? क्या प्राकृतिक वजह है या इंसानी वजह है? रक्षा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है और पर्यटन को लेकर उत्तराखंड में क्या संभावना है? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अजय भट्ट जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जी धन्यवाद। और मैं शुरुआत जोशीमठ से ही करूंगा क्योंकि जोशीमठ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जोशीमठ में जो लोग रहने वाले लोग थे वहाँ के, उनमें दहशत है। बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन भी किया है। सरकार ने राहत पैकेज की भी घोषणा की है। पुनर्वास के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। स्थिति क्या है जोशीमठ की? पर्वतीय क्षेत्रों में ये हमारी नियति हो गई है कि हमको आपदाओं से जूझना पड़ता है और कई बार तो हम, हमारे साथी, हमारे लोग अपना जीवन ही समर्पित कर देते हैं। 2013 में केदारनाथ में 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी में जो आपदा आई उससे हम भुला नहीं पाते हैं। कितने लोग, देश भर के लोग, कुछ विदेशी भी थे, हमारा साथ छोड़ के चले गए हमेशा हमेशा के लिए। जोशीमठ में भी स्थिति थोड़ा सा गंभीर तो है, लेकिन बद्रीनाथ भगवान जी की एक कृपा रही, नरसिंह भगवान जी की एक कृपा रही है वहाँ कि कहीं से कहीं तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। मकान जरूर दरक गए हैं जी, और इस तरह से दरके हैं कि वो ठीक भी नहीं हो सकते हैं। कुछ होटल ऐसे हैं जो बिल्कुल टिल्ट हो गए हैं एकदम। जी, ऐसी स्थिति होने से डर तो लगती है। जिन्होंने अपना घर बनाया था मेहनत मजदूरी से, छोटी मोटी दुकानें करके या व्यापार से, या पेंशन लेके आए, कोई आर्मी वाले हैं, कोई अन्य सरकारी सर्विसेज से रिटायर होके आए, उन्होंने तो आज घर तो छोड़ना पड़ा है। हम अपना किराए का घर अगर मोहल्ला छोड़ के जाते हैं, दूसरी जगह लेते हैं, तब भी हम भावुक हो जाते हैं। जी, ये तो अपना घर है। जी। कष्ट तो है लोगों को। अब किसी तरह से अभी बाहर लाए हैं। हम सभी लोगों को सुरक्षित रखें, ये सरकार का पूरा इंटेंशन है कि कोई कहीं पर भी कैजुअलिटी ना हो। सुरक्षित लोगों को निकाला जाए, जी। सुरक्षित रखा जाए। अभी तक सारे लोग सुरक्षित हैं और रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं। हमने होटल से किए हैं, गुरुद्वारा है और वहाँ पर जो हमारा नगर पालिका का, उस पर रहने के लिए भी अच्छे कमरे बने हैं, वो हैं। लोगों का ये भी कहना ठीक है कि एक कमरे में हम 8-8, 10-10 लोग हैं। अलग अलग कमरे होते थे, 2-2 लोग भी रहते थे। आज हम ऐसे ही लेट रहे हैं, तो स्थिति खराब है। जी, अजय भट्ट जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जोशीमठ में जो स्थिति पैदा हुई है कि अगर लोगों के घरों में दरारें पड़ी हैं, सड़कों पर दरारें पड़ी हैं, पहाड़ हिल चुके हैं, दहशत का माहौल है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या प्राकृतिक कारण है या इंसानी कारण है या विकास संबंधी जो योजनाएं हैं वो इसके पीछे कारण है, विद्युत संबंधी योजनाएं कारण हैं? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, तरह तरह की बातें लोगों ने आज बताई। जी, कुछ जो बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग मुझे मिले, और कुछ भूगर्भ शास्त्री जो उस पर स्टडी करने पर लगे हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जी, लोगों ने कहा कि ये ग्लेशियर पर आधारित है और कुछ ने कहा कि ये बहुत लंबे समय से बैठ रहा था, पानी अंदर अंदर ही आते रहता है, ऊपर से औली से पानी आता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इसलिए वो जाते रहा है, अब फट रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि रैणी में जो घटना हुई उसके पाइप का पानी है। किंवदंतियाँ अलग अलग हैं लोगों में, जो आजकल वहाँ पर चर्चा का विषय है। लेकिन जब तक भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट नहीं आ जाती है,
तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली एक्सपर्ट वही होंगे, उन्हीं की रिपोर्ट होगी। यहाँ पर एक्सपर्ट हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, तो जो जियोलॉजिस्ट हैं, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो चर्चाएं हो रही, मैंने वो चर्चाएं आपको बताई, मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं इस मामले में लेमैन हूँ। मुझे भूगर्भ के अंतर्गत क्या हो रहा है, पृथ्वी के गर्भ में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, वही वैज्ञानिक बता पाएंगे जी। तो रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, खतरा तो है जी। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने, जैसे कहते हैं ना कि प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, 3 जो स्टेज होती हैं, आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद, उसके लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कसी है। कोई और अनहोनी न हो, इसलिए सारे मकान जो बिल्कुल दरक गए हैं, जो रहने लायक नहीं हैं, और इस दीवार से उस आगे का नज़ारा दिखता है दूर का, इतनी ज़्यादा भी चौड़ी हो गई। मैं स्वयं देखने गया था जी कई जगहों पर। तो उसकी तैयारी ये करी कि सबको सुरक्षित अभी तक निकाल लिया है। अब जो गाय, भैंस, बकरी, अन्य जानवर हैं घरों में, उनको निकालने की योजना, तो कैटल शेल्टर भी हमारे बन रहे हैं। अजय जी, आप एक बात तो मानेंगे कि जो उत्तराखंड है, जनसंख्या की दृष्टि से दबाव लगातार बढ़ा है। अगर पर्यावरण की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं लगातार उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। जो निर्माण कार्य है, चाहे होटलों की बात मैं करूं या अन्य निर्माण कार्य की बात की जाए या योजनाओं की बात की जाए, उसका दबाव भी पहाड़ पे आया है। इस सब के चलते कहीं ना कहीं पहाड़ के पर्यावरण को, वातावरण को नुकसान तो पहुंच रहा है। नहीं, बिल्कुल पहुंच रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन जहां पर मास्टर प्लान नहीं है, वहाँ पर कैसे लोग करेंगे? क्योंकि जब लोग वहाँ का पर्यटन बढ़ता है, होटल बनाने की तमन्ना भी है, क्योंकि ज़मीन है बनाई, तो या तो फिर तत्कालीन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो देखें, सत्ता किसी की भी हो, कैसे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मास्टर प्लान में है कि नहीं, सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है, भूगर्भ शास्त्री क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अगर हम परमिशन अपनी सीख करते हैं तो वो लोगों का क्या है, क्या हमने उस भूमि का परीक्षण कराया। ये तभी हो पाता है जब कोई ना कोई एजेंसी हो, वरना ये चले आ रहा है, बनाते जाते हैं हम लोग। अब जहाँ जहाँ मास्टर प्लान हो रहा है उसमें थोड़ा सा सब चीज़ों की जानकारी लेनी आवश्यक होती है जी। मैं बता रहा था आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए, पूरा निरीक्षण किया और पैसा भी रिलीज किया, जो करना है वो करने के लिए वहाँ पर हिदायत दी, आदेश दिया। प्रधानमंत्री जी जल्दी जल्दी वहाँ की खबर ले रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी। अगर मैं कहूँ कि हर मिनट की खबर उनके पास आती है। प्रधानमंत्री लगातार नज़र रखे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल नज़र रखे हैं, और लोग उत्साहित भी हैं, सबको विश्वास है, पूरे देश को ही अटूट विश्वास है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, जिस तरह की आपदा 2013 में आई, और उसके बाद जो केदारनाथ समेत हमारे चारों धामों का कायाकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया, जो बीड़ा उठाया, उससे और अधिक विश्वास हुआ है। वैसे देश की जो आपने देखी है कि चाहे बनारस हो, चाहे राम मंदिर हो, हर जगह पर जो कायाकल्प हुआ है, अटूट विश्वास लोगों का प्रधानमंत्री जी में है। इसलिए चूंकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उनकी लगातार बात हो रही है, वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वहाँ NDRF, SDRF, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिलाधिकारी, हमारी पुलिस फोर्स, हमारी आर्मी की जो ब्रिगेड है, 1905 में जो 5 ब्रिगेड पहली बार सिविलियन से आर्मी को अलग करके अंग्रेजों ने बनाई, उसमें से एक ब्रिगेड हमारी इस समय जोशीमठ में है, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है जी, हर चीज़ में। हालांकि कुछ हमको भी वहाँ से मकान खाली करने पड़े, ऑफिसेज खाली करने पड़े, लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, आर्मी के ऑफिसर्स ने 10 या 11 दस्ते बनाए हैं। अगर कहीं पर कोई आपदा बढ़ती है तो तत्काल प्रभाव से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग तैयार है, EME हमारा विभाग अलग तैयार है, फोर्स हमारी अलग तैयार है,
क्षेत्र में जाने वाले लोग बेलचा लेके गेंटी लेके काम करेंगे, वो अलग तैयार है। लोगों को रेस्क्यू करने वाले लोग अलग तैयार हैं। इस तरह से 10 या 11 दस्ते उन्होंने तैयार कर लिए ताकि सिविलियन जनता को कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पर हमारी आईटीबीपी की 3 बटालियन है, एक तो जोशीमठ में है और 2 अगल बगल में, गौचर मान लें या फिर नीति मान लें, कहीं रुद्रप्रयाग मान लें, ऐसी दूरी पर है जहाँ से 1-1.5 घंटे में आ जाएं। और अगर हम बड़े हेलीकॉप्टर को ले जाएं तो उसमें जिसमें 15-20 एक समय में आ सकते हैं, तो वो मुश्किल से 15 या 20 मिनट में ही आ जाएगा। ऐसी जगह पर अजय है। भट्ट जी, जोशीमठ एक घटना नहीं है। उत्तराखंड में तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से प्रभावित पूर्व में भी होते रहे हैं। बात चाहे केदारनाथ हादसे की मैं कहूं या दूसरी घटनाओं की कहूं। नहीं, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी है आपका संसदीय क्षेत्र। हाँ, नैनीताल में हुआ, रामगढ़ में भी हुआ, अक्सर इस तरह की घटनाएं हाँ, सामने आती हैं। कई जगह हुआ है जी। लेकिन इसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि अभी जो हमारे पहाड़ हैं कच्चे हैं जी। और जब कच्चा पहाड़ होता है वो किसी तरह आड़ लेके पक्का बन जाता है। ये जियोलॉजिस्ट बताएंगे। जो लोगों ने आज कहा वो मुझे बात अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा नीचे तो मलबा है और वो पक्का जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन नींव तो है ही नहीं, नीचे मिट्टी का ढेर है। वो जम गई मिट्टी, कुछ कंकड़ हैं, कुछ पत्थर हैं। ग्लेशियर आया, हजारों साल पहले आया होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती थी, बहुत कम वार्मिंग थी। जम गए तो अलकनंदा ने या मंदाकिनी ने जो नदियां हैं हमारी उत्तराखंड में, उन काटते काटते अपना रास्ता बनाया, वो नीचे चले गई। और ये ऐसा लगने लगा कि जैसे कि भूमि का हिस्सा स्थिर है और लोगों को ज़रूरत होती है। बाज़ार डेवलप हुए, मकान बने, उस समय किसी को ध्यान भी नहीं आता है जब तक कोई घटना नहीं होती है, क्योंकि उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, रोजी रोटी कमाना था। होता ही है। और चूंकि पर्यटकों का मुख्य रास्ता है, जोशीमठ में नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा फलदायक नहीं होता है, ये किंवदंती है, ऐसा मानते हैं। तो बेतहासा पर्यटक आते हैं देश के, जाते हैं, रास्ता है तो भीड़ भी बढ़ती है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता है, कोई ध्यान भी नहीं आता है। और जब पैसा अर्न होता है तो मकान भी बनते हैं। अजय जी, आपने मास्टर प्लान की बात की, बार बार सवाल उठता है। उत्तराखंड में चाहे नैनीताल हो, देहरादून हो, कर्णप्रयाग हो, ऐसे तमाम शहर उत्तराखंड के हैं जहां पर मैं कहूं दूरदर्शी तरीके से जो विकास किया गया है उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। मैं किसी एक सरकार की या राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार से विकास, डेवलपमेंट एक सुनियोजित तरीके से होना चाहिए था, उसे कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम पहाड़ के लोगों ने ही किया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, देखिए, जिम्मेदार तो किसी को नहीं भी मान सकते हैं और कहें तो हम सब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमको कभी ये दिमाग में बात ही नहीं आई कि इतनी बड़ी बिल्डिंगें हम खड़ी कर रहे हैं और बिल्कुल ढलान पर हमारे मकान हैं, क्योंकि भार तो आ ही रहा है ना, भार आ रहा है कहीं ना कहीं से, काट काट के हम बना रहे हैं और रहना हमारी मजबूरी है। शहरीकरण भी होना मजबूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे गांव घरों में दूर दराज में वैसी शिक्षा नहीं पा सकते हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ एकदम से नहीं है। अब धीरे धीरे हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है, कनेक्टिविटी नहीं होती है तो लोग आते रहते हैं। अब आप देखिए, इधर हमारे यहाँ देहरादून फुल है, ऋषिकेश में जगह नहीं है, हरिद्वार में बिल्कुल एकदम भर गया है, नीचे आने का सिलसिला है, विकास नगर, ये सब जगह से ऊपर से नीचे आके एक एक मकान नीचे भी होता ही है। इधर हल्द्वानी देखिए, रामनगर देखिए, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, जो भी मतलब यहाँ जगह है वो भी डे बाय डे बढ़ते जाती है, तराई भी भर रहा है, ऊपर खाली भी हो रहा है और ऊपर के जो शहर हैं उन पर भी लोगों का आना जाना है। जैसे अगर मैं कहूँ जोशीमठ में, तो कहीं ना कहीं से तो लोग आके बस ही रहे हैं। कुछ जोशीमठ के गांव हैं अगल बगल के, वो तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। अगल बगल के गांव, सामने वाले गांव, पीछे के गांव, मलारी है और ऊपर जो आपका तपोवन है उससे भी आगे आप जाइएगा, हमारी बिल्कुल चाइना बॉर्डर के लोग हैं, कई लोग हैं, हमारे ही लोग तो हैं। बॉर्डर खाली हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि सुनियोजित तरीके से वहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कोरोना में ज़रूर प्लेन्स से सब लोग फिर
रिवर्स जो हमारा पलायन हुआ वहाँ से फिर नीचे को आए, उससे अब थोड़ा सा जमजमाव हो रहा है, लेकिन जमजमाव भी फिर भी शहरीकरण हो रहा है जी। तो इसमें कैसे समझाया जाएगा? जब जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट हो, कई चीज़ों के बारे में आवश्यक कर दें कि ये होना ज़रूरी है और ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे में भी हमारे वहाँ बादल फटते हैं, उसमें कौन क्या कर लेगा? जियोलॉजिस्ट कहे भूमि तो ठीक है, बादल फट गया तो वो तो यूँ ले जाता है, चाहे पेड़ आए, पत्थर आए, मकान आए, देखता ही नहीं, मिट्टी उखाड़ते हुए ऐसे ले जाता है। भूकंप की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील बेहद है। संवेदनशील है। अभी उत्तरकाशी में भी दरार पाई गई है, आपने अभी देखा होगा, किसी ने मुझे बताया, कोई आज टीवी में बोल रहे थे, डीआईजी साहब, शायद वो पहले एनडीआरएफ हैं, कुछ हैं, भटनागर साहब या कुछ, मैं देख रहा था कि कर्णप्रयाग में भी कहीं उन्होंने दरार आने की बात कही है। तो ये तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं भी हो, ये हमारी नियति में है, पर इसका मुकाबला करना है हमको। मुकाबला कैसे? भाई मुकाबला देखिए, आज टेक्निक आ गई है, जो अगर मकान बनाएं तो ऐसे जो भूकंप रोधी हों और ज़्यादा मटेरियल न लगाए जाएं, ऐसे मतलब बनाए जाएं जिसमें हम सुविधाजनक रह सकते हैं और जिसमें दरार ना आती हो। ऐसी चीज़ें भी आज हो गई हैं कि ऐसे ऐसे मकान बन रहे हैं तो उनमें दरार आने का सवाल ही नहीं। ऐसे ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे ऐसे कई और चीज़ें हैं। मैं इन दरारों से, पहाड़ पे हमेशा चुनौती रही हैं, पहाड़ के लोग चुनौतियों से, प्रकृति से अक्सर जूझते हैं, लेकिन पहाड़ खूबसूरत भी बहुत हैं, लोग देखना चाहते हैं। आप देश के पर्यटन मंत्री भी हैं, पर्यटन की दृष्टि से अगर विकास की बात मैं करूं तो उत्तराखंड में क्या संभावना है, आप क्या कर रहे हैं? अपार संभावनाएं हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रपोजल देती है उसको केंद्र फंडिंग करता है। कुछ गाइडलाइन हमारी बनी है वो हम देते हैं। प्रसाद योजना है और कई और योजनाएं हमारी ऐसी चल रही हैं कि जिसके आधार पर जब वहाँ से प्रपोजल आता हम फंड देते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अपने संसाधनों से भी कई क्षेत्रों को डेवलप करती है। जैसे हमारे 13 जिलों के 13 डेस्टिनेशन चयन करने की बात आई है। कुछ जगह हुए भी हैं कि वो नए ही होंगे। जैसे किसी ने नैनीताल भी तो ढूंढा जी, किसी ने मसूरी भी ढूंढा। अंग्रेजों के ज़माने में जंगल थे, आज देखिए वहाँ पर शहर हैं, रुकने के लिए जगह नहीं है, ओवर क्राउडेड हो गया है सब जगह। तो ऐसी नए नए चीज़ें देश भर में विभिन्न हिस्सों में ईजाद भी हुई हैं। अब देखिए, कम लोगों को पता है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो किताब है, योगी कथामृत, जो केप का जिक्र आता है वो अल्मोड़े ज़िले के द्वाराहाट विकास खंड के अंतर्गत पांडुखोली नामक जगह पर है। दुनिया भर के हमारे अंग्रेज लोग, पढ़ने वाले लोग, देश के विद्वान लोग वहाँ जाते हैं, जहाँ महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को दीक्षित किया। विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। ये संतुलन कैसे बनेगा, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब सड़क नहीं देते हैं, कुछ नहीं किया, सड़कें जाती हैं तो कटान होगा, जेसीबी चलेगी, ब्लास्ट भी करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें हैं। और हम अब 21वीं सदी में हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम वही हों कि सड़क न बनाएं। आपको पता है आज चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में ओम लिंगला हमने बराबर में, चाइना के बराबर में रोड खड़ी कर दी। आज मानसरोवर में हमारी रोड जारी है। जो मैं ओम लिंगला की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर रोड कहाँ है अगर जीके पूछा जाएगा, ओम लिंगला आएगा, क्योंकि गिनीज बुक में आ गया। इससे ऊंचाई पर कुछ नहीं है। आपने चीन सीमा की बात की। चीन सीमा की बात जब आती है, आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं, तमाम सवाल चीन की भूमिका को लेकर उठते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे दो हैं, क्योंकि रक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक तो चीन को लेकर ही है कि चीन के बारे में कहा जाता है कि सीमा के उस पार उसने काफ़ी अच्छे संसाधन, सड़कों का निर्माण किया है, काफ़ी संसाधनों को विकसित किया है उसने। क्या सीमा के इस तरफ जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर कोई इस तरह का ध्यान दिया जा रहा है आपकी सरकार की तरफ से? और दूसरा, अगर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात मैं करूं तो क्या पहल सरकार कर रही है, क्या हो रहा है?
देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा सेना के बारे में, देश की पॉलिसी के बारे में मेरा बोलना अच्छा नहीं रहेगा और बोलना भी नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल में, थल में, नभ में आज हम बहुत ताकतवर हैं। जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप खुद ही देख लीजिए, 8 सालों में देश का कायाकल्प हो गया। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सड़कें बॉर्डर तक जारी हैं। आपने देख लिया है मानसरोवर में, गुंजी से बहुत आगे, सिर्फ मेरे अंदाज से 200 मीटर की दूरी है। यूँ घूम के जाएंगे तो जब वो चालू हो जाएगा तो हम जुड़ जाएंगे सीधे मानसरोवर से। पहले से 1 महीने की यात्रा थी। आपको पता है कि कितने एक्सीडेंट होते थे, दबे के दबे हैं लोग वहाँ पर। और ओमलिंगला मैंने जैसा उदाहरण दिया, ऐसी टनल खुद रही हैं जगह जगह। जहाँ हमें 1.5-2 दिन का समय लगता था, हम सीधे पहुँच रहे। आप अपने लोग जो सरहद पे हैं, वहाँ राशन जा रहा, पानी जा रहा। वहाँ नहीं तो रोड ही नहीं खुलती थी, बर्फ़ थी, हवाई जहाज़ से फेंकते थे। वहाँ पर हमारी सेना के लिए भी अनाज या रसद जो भी भेजते थे, दवाई से लेकर अन्य खाद्यान्न, हमको सब जहाज़ से देना पड़ता था। अटल टनल हिमाचल में, दूर जाने की बात नहीं, जिसकी शुरुआत अटल जी ने करी थी, वो बंद कर दी। दूसरे दल की सत्ता थी, बोलना उचित नहीं है जी। इसमें मैं पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, इतनी तेज़ी से काम हुआ कि पिछली बार भारत के रक्षा मंत्री जी उसका उद्घाटन करके आए। आपने देखा कि उससे बचत, जो टनल हमने इस बार खोदी हैं जगह जगह, 7 करोड़ रुपए 1 दिन की बचत हो रही है, ऐसा अनुमान है। 7 करोड़ रुपए। तो आप 1 दिन की बचत अगर 7 करोड़ है, तो अब आप देखिएगा महीने में कितनी होगी और साल में, और आने वाले सालों तक ये टनल रहेगी, तब कितनी बचत होगी। जो पैसा बच रहा है वो वेलफेयर के कार्यक्रमों में लग रहा है। हर जगह हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में जी। अब रक्षा के बारे में आपने पूछा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। 3 देश ऐसे हैं जो रक्षा पर सर्वाधिक बजट खर्च कर रहे हैं, खरीदारी पर, रक्षा सामग्री वगैरह वगैरह जो जो चीज़ें हैं। आपका यूएस है जी। और चाइना है, भारत है। हम बराबरी में हैं, हम रेस में हैं, हम, ऐसी बात नहीं है। और सारे देश, इतनी बड़ी संख्या है देशों की, अच्छे अच्छे देश आ नहीं पा रहे हैं आगे। और एक्सपोर्ट के मामले में पहले से हम कहते थे आज ये दे दो, आज ये दे दो। अगर जो ऐसे हाथ करके कहीं भी जाए, मोहल्ले में, पास पड़ोस में, गांव में, घर में, इज्जत नहीं होती उसकी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आत्मसम्मान आदमी का जागता है, तो वो मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के द्वारा ही जगाया जाता है। आत्मनिर्भरता का मंत्र पहले क्यों नहीं दिया? किसी के दिमाग में बात आई क्यों नहीं? आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, जगह जगह पर हम खड़े हो गए हैं। एमएसएमई हमारी बना रही हैं, हमारी डीपीएसयूज बना रहे हैं, सामान हम बाहर को भेज रहे हैं। ब्रह्मोस तक हमारी बाहर चले गई मिसाइल, कई लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं जी। कुछ दिन पहले गलवान, डोकलाम, उरी, आप सब जानते हैं जी। कैसे हुआ, क्या हुआ, किस देश ने क्या किया। और हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा विश्व हिल गया कि भारत 62 वाला हालत भारत नहीं है। जी। वेल इक्विप्ड, अच्छी तरह से आज हमारे पास बोट भी है, स्नो बोट है, स्नो ड्रेस है, ऑक्सीजन वहाँ है, पूरी तरह से भोजन हम वहाँ देते हैं। उस समय तो क्या हुआ मुझे बोलना ठीक नहीं है। ब्रिगेडियर दलवी की किताब अगर कहीं मिले तो आप पढ़ लीजिए, देश वालों को पढ़ना चाहिए। किसकी सत्ता थी, किसने क्या किया, क्यों हुआ। जो लोग आज बार बार माननीय प्रधानमंत्री पर, हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं छोटी बातों पर, जानते भी हैं। एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 370 हटी, CAA पास हुई, हर जगह पर वही भाषा बोली गई जो हमारा परम मित्र देश, में तो परम मित्र देश कहता हूं बगल वाला, जो हमारे सिपाहियों के गर्दन भी काटी और जो वहाँ से फायरिंग करते रहे हमारी जनता पर, हमारे जवानों पर, वो देश, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं।
जी वही भाषा जो बोल रहे थे वो देश, हमारे लोग यहाँ बोल रहे थे। हमने आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया, उसके बाद तो एक और कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया हिल गई कि भारत ने इंडिजिनस अपने वहाँ के अपने संसाधनों से बना दिया, आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे जितने भी डीपीएसयूज हैं एक से एक चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। जी हमारे फाइटर जहाज बाहर जा रहे हैं, हमारे रॉकेट्स, गोला बारूद आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी एक से एक चीज़ें, और तो और हमारे जहाज पानी के भी हम बाहर दे रहे हैं। आज हमारे देश में हमारी सीमाएं चाक चौबंद हैं। हम नींद अच्छी तरह इसलिए सो रहे हैं कि इस समय भी कड़ाके की ठंड में जागते रहो करके हमारे प्रहरी, हमारे भाई लोग, हमारे जवान, हमारे अधिकारी गण सीमाओं पर हैं। कहीं पर भी कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो वहीं उसका जवाब देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देन एंड देयर जो भी कमांडेंट हैं, जो देख रहे हैं वहाँ पर, वो लोग निर्णय ले क्या करना चाहिए। यही तो निर्णय हुआ जो हमारा गलवान में हुआ, यही तो निर्णय था हमारा। जी इसी ने तो आज विश्व में हमको एक चमत्कारिक सेना बनाया है। हमारी सेना विश्व की सेनाओं में सर्वोत्तम सेनाओं का आज मान पा रही है। जी लेकिन सवाल उठता है कई बार, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भर्ती को लेकर जो नई पॉलिसी सरकार ने शुरू की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी है। पूरे विश्व की सेनाओं का अध्ययन किया गया है। कहीं तो सिर्फ 1 साल के लिए रखे गए हैं लोग, कहीं 10 साल के लिए हैं, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, अलग अलग जगहों की, बड़े बड़े राष्ट्रों में यही है। उसके बाद हमने बहुत सोच समझकर, अग्निवीर से आपका मतलब है, तो ये योजना लागू की है। देखिए, मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ, आप भी फर्स्ट क्लास हैं और ये भी फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन आगे कौन आएगा? जो तीनों में ज़्यादा नंबर लाया होगा, जो मेरिट में आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जो मेरिट में है 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, परफेक्ट बन के आएगा, फर्स्ट क्लास है, लेकिन मेरिट वालों को अंदर डाल दिया जाएगा, वो अपनी उम्र तक वहाँ रहेंगे। जो शेष लोग हैं वो 15 से 20 लाख रुपए जेब में रख के लाएंगे। इसलिए कोई इसमें ऐसी बात नहीं, ये तो हमारे परम मित्र जो होते हैं विपक्ष में, उन लोगों ने बहुत फैलाया, लेकिन कुछ जगह तो कुछ हुआ ही नहीं। कई राज्यों में तो बहुत अच्छा कहा और हमारी बेटियां बड़ी संख्या में आ गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बेटियां बहुत बड़ी संख्या में आ गई हैं। पॉजिटिव साइन, एक संकेत है, सकारात्मक संकेत है, बिल्कुल, कि आज सेना में हमारे बलोमर जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो भागीदार उसमें कर रही हैं। अजय जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस बार इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।